हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे संसाधन एवं विकास के संबंध के सभी क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो निदानात्मक मॉडल पेपर तैयार किया गया है, उस मॉडल पेपर को हम इस तरह से आपको समझाएंगे कि इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एक बार की वीडियो देखने पर आपको सभी याद हो जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और एक बार वीडियो देखें और अपना अध्याय कंप्लीट करें। और इसके संबंध के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके लिए बनेंगे हम आपको सभी साथ में ही बताते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप देखें बिना देरी के। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा अजैविक संसाधन है। तो मनुष्य तो एक जैविक संसाधन है, मत्स्य जीव, इसमें भी जो प्राण होते हैं, जिसमें प्राण हैं, मतलब जो सजीव चीज है वो जैविक कहलाती है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है अजैव, तो मनुष्य जीवित होता है तो ये जैविक संसाधन है, मत्स्य ये भी जैविक संसाधन है, प्राणी जगत ये भी जैविक संसाधन है। और जो चट्टाने हैं ये अजैविक संसाधन है, क्योंकि चट्टान निर्जीव वस्तु होती है। तो जो जीवित हैं, जिनमें जीवन है वो जैविक, और जिनमें जीवन नहीं है वो अजैविक। तो आप देख रहे हैं मनुष्य, मत्स्य, प्राणी कैसे संसाधन है? जैविक संसाधन। और कौन बचा है अपना? इसका आंसर होगा आपका गा, चट्टान, क्योंकि चट्टान एक अजैविक संसाधन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अवनालिका अपर्दन मैदा को बनाता है। तो अवनालिका जो अपैदन होता है वो मैदा को कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। क्या बनाएगा? कृषि के लिए अनुपयुक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब नाली का जो अपैदन होता है, मृदा का अपैदन होगा, वो कृषि के लिए क्या बनाएगा? कृषि के लिए अनुपयुक्त, अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक भू उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो भू भौतिक कारक नहीं है, भू उपयोग का, भूमि उपयोग का भौतिक कारक इनमें से कौन नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से भूमि भौतिक कारक कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपको दी गई है भूमि की ढाल, ये तो भौतिक कारक बिल्कुल है। अगला, मृदा अपैदन की उपस्थिति, ये भी एक भौतिक कारक है भू उपयोग का। अ, अपवाह है, ये भी भौतिक कारण है। जनसंख्या, जनसंख्या भू उपयोग का कोई भी भौतिक कारक नहीं है। तो यहाँ हमसे पूछा गया था, आपको क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आंसर देना है। आपको पहले क्वेश्चन हटाना सीख लेना है। तो मतलब इसका कौन आंसर नहीं हो सकता है, तो इसमें चांसेस बनते हैं सबसे ज्यादा आंसर सही होने के। जैसे आपसे पूछा गया है भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है, क्या पूछा गया है? नहीं है। निगेटिव पूछा गया है, नहीं है। तो हम देखेंगे भूमि उपयोग का, तो भूढाल तो भूमि के लिए उपयोग होता है। मृदा आवरण की उपस्थिति, ये भी भूमि के लिए उपयोग होता है। अपवाह है, कोई भी चीज बहना, ये भी मतलब पानी बह रहा है तो क्या है? अपवाह है। तो क्या है? ये भी उपयोग है। लेकिन जनसंख्या भूमि उपयोग के लिए नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना घा। क्या हो जाएगा? जनसंख्या। आइए अगला देखते हैं हम। सेल और धातु, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? तो बताना है जो सेल हैं, सेल हैं और धातुएं हैं, ये किस प्रकार के संसाधन हैं। तो इनमें से आपका ऑप्शन है अजैविक। क्या अजैविक है संसाधन? आपको बताना है क्या अजैविक है, जैविक है, नवीकरणीय है या निजी है। तो हमसे पूछा गया है सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। तो कौन कौन से सेल और धातुएं? अब जान रहे हैं जैविक तो है नहीं, क्योंकि सेल जो होते हैं और धातुएं जो होती हैं, ये दोनों निर्जीव चीज होती हैं, तो जैविक नहीं है। दूसरा क्या है? नवीकरणीय नहीं है। तीसरा, निजी तो है ही नहीं। तो क्या बचा? आपका आंसर होगा आपका अजैविक संसाधन है सेल और धातुएं। कौन कौन? सेल और धातुएं जो हैं वो क्या है? अजैविक संसाधन है। तो इसका आंसर का हो जाएगा। आइए अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। किसके आधार पर करना है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करना है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो संसाधन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैविक और अजैविक। कौन कौन? जैविक और अजैविक जो है वो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। आप ध्यान से पढ़ते रहें, आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, बस एक बार आप ध्यान से देखते बस रहें।
तो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन-कौन? जैविक और अजैविक। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जैविक और अजैविक। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, कहलाते हैं। जो ऐसे संसाधन जो एक क्षेत्र विशेष में तो पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग वहां पे संभव नहीं है, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन नहीं कहेंगे, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हो जाए, वो नवीकरण कहलाएगा। जैविक संसाधन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जैविक संसाधन होते हैं वो जो जीवित चीजें होती हैं उनसे संबंध में जो संसाधन है वो जैविक संसाधन है। चक्रीय वे संसाधन कहलाते हैं जिनका एक बार उपयोग होने के बाद फिर से उनका उपयोग दोबारा के लिए उनको फिर चक्र से चलते हैं, मतलब एक बार उपयोग हो जाए फिर से उपयोग हो जाए फिर से उपयोग हो जाए, तो क्या है? चक्रीय संसाधन है। हमसे पूछा गया है ऐसे संसाधन एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, इनको हम कहेंगे, आपका ऑप्शन लास्ट में क्या बचा? संभाव्य संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन। जो ऐसे संसाधन हैं जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में किया गया था? इसको आंसर आपको बताना है। तो ये है 1992 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। आइए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक भू उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? क्या है? भू उपयोग का भौतिक कारक इनमें से कौन सा नहीं है? तो भूमि उपयोग का, ये तो ऑप्शन आपका हो ही गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या, दोबारा से आ गया है। आइए अगला देखते हैं, निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है किससे? निच्छालन से जो बनी मृदा है वो क्या कहलाएगी? तो निच्छालन से जो बनी मृदा है उसको लेटेराइट मृदा कहते हैं। कौन सी? लेटेराइट मृदा कहते हैं। निच्छालन से जो बनी मृदा है उसको लेटेराइट मृदा हम कहते हैं। अगला है रिक्त स्थान, हमें अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं, रिक्त स्थान आपको याद करते जाना है। जो हम रिक्त स्थान है इसमें हम देखेंगे कि पहला हमारा जो है वो है लोहे अयस्क खाली स्थान प्रकार का संसाधन है। तो आप बताएं जो लोहे अयस्क होते हैं वो किस प्रकार के संसाधन होते हैं? तो आप देखेंगे लोहे अयस्क, जो लोहे अयस्क है मतलब जो लोहा के संबंध में धातुएं हैं तो वो क्या कहलाएंगे? लोहे अयस्क कहलाएंगे आपकी। जो लोहे अयस्क हैं खाली स्थान प्रकार के संसाधन हैं, तो कैसे हैं? जैविक हैं या अजैविक? आप बताएं, जैविक हैं या अजैविक? तो लोहा कैसा होता है? लोहा में क्या जीवन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो लोहा में यदि जीवन नहीं होगा तो ये कैसा संसाधन कहलाएगा? तो ये आपका अजैविक संसाधन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? अजैविक संसाधन। तो ये कैसा है? अजैव संसाधन। कैसा है? अजैव संसाधन कहलाएगा। तो याद रखना है ये कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन है, क्योंकि लोहा में जीवन नहीं होता। अगर जीवन होता हो तो इसको हम जैविक संसाधन भी कह सकते थे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अजैव संसाधन। आइए दूसरा देखते हैं हम, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खाली स्थान क्षेत्र है। तो 27% पर क्या पाए जा रहे हैं? आप पिछली वीडियो में देख रहे हैं कि 27% पर हमारे यहाँ पे पठार पाए जा रहे थे। क्या? पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पठार। तो 27% भाग पर क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है हमारे यहाँ पे। आइए अगला देखते हैं, संपूर्ण उत्तरी मैदान खाली स्थान मृदा से बना है। तो बिल्कुल सही है, जो उत्तर का विशाल मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। किससे बना है? जलोढ़ मृदा से बना है। आपके पुराने वीडियो में जो हमने वन लाइनर जो क्वेश्चन थे उनमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार पहले वो वीडियो देखें और फिर इसके बाद इसको हल करें तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आइए देखते हैं, अगले हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो हम ऊपर बता चुके हैं कि कैसे कहलाएंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन
कहलाएंगे। आपको याद रखना है, जो निर्जीव चीजों से बनी हैं वो अजैव कहलाएंगे, और जो सजीव चीजों से बने होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो जैव कहलाएंगे। आइए अगला देखते हैं। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा मैदानी है, तो मैदानी सबसे ज्यादा है। 43% भाग पे क्या है? मैदानी है। 43% भाग पे क्या पाया जाता है? मैदान पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43% भाग। तो आइए अब आगे देखते हैं हम सत्तर सत्तर। अब देखेंगे सत्तर सत्तर। तो आइए सत्तर सत्तर पे अपन लोग देखते हैं। आप लोगों ने पुराने वीडियो तो देखे ही हैं, तो हम देखते हैं आपको कितने सत्तर सत्तर सही निकलते हैं और कितने सत्य नहीं निकलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है, पुरानी जलोढ़ मैदा को बांगर कहते हैं। हमने कहा था, ट्रिक बताई थी कि पुरानी है मतलब बा बाद में आएगा, खा पहले आएगा। तो खा नवीन जलोढ़ मैदा होगी और पुरानी जलोढ़ मैदा बांगर होगी। मतलब जो सही है तो कैसा है जी? ये पहला सत्य हो जाएगा अपना। अगला, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से मिलकर बना है। तो बिल्कुल सही है, जो लेटराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के किससे बना है? लेटर से मिलके बना है। तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। अगला, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो आपको बताना है, क्या जी इसे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है आपका। शुद्ध बोया गया क्षेत्र उसको हम नहीं कहते हैं। आइए अगला, लेटराइट मैदा अधिकतर गहराई और अम्लीय होती है। तो आपको बताना है, क्या लेटराइट मैदा अम्लीय होती है? तो बिल्कुल होती है। लेटराइट जो मैदा होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है, और अधिकतर गहराई पे पाई जाती है। और कैसी होती है? अम्लीय। तो बता पूछे आपसे, अम्लीय मृदा कौन सी होती है? तो लेटराइट मैदा अम्लीय होती है। कौन सी? लेटराइट मैदा कैसी होती है? अम्लीय। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या कृषि और इसके संबंध में आता है? नहीं आता है। लेटराइट जो शब्द है वो किससे मिलके बना है? लेटर से मिलके बना है। कैसा है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और जो बांगर है वो पुरानी है, न्यू है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। जो उपजाऊ कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। अगला है, पांचवा है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय युग संसाधन है। तो मृदा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? भैया नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो ये कैसा होगा? बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि मृदा का एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। लेटेराइट मृदा कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब आइए अगला देखते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? दो, जैव और अजैव। बिल्कुल सही है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। तो जी हमारा बिल्कुल सत्य है। यदि आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी करना है तो हमसे जुड़े रहें, हमारी वीडियो देखते रहें, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो मार्क हैं पेपर में बहुत ही अच्छे आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो आप लोग याद करते रहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। आइए अगला, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन से हैं? बताएं आप लोग। सांस्कृतिक विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हवा पानी मृदा, बिल्कुल सही है। तो जो हवा पानी मिट्टी है ये कैसे है? प्राकृतिक ही तो है। तो बस इसका आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा, पुनः पुनर्नवनी पुनर्नवीनीकरण। तो पुनर्नवीनीकरण संसाधन कौन होंगे इनमें? तो प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग ही होगा। पुनः नवीनीकरण संसाधन। तो ये हो जाएगा आपका दो। तीसरा, आर्थिक विकास। तो बताइए आर्थिक विकास में कौन सहायक है? तो रोजगार और जीवन की गुणवत्ता, बिल्कुल सही है। रोजगार और जीवन की गुणवत्ता जो है वो आर्थिक विकास में सहायक है। अगला, सामाजिक विकास। आपका यदि सामाजिक विकास होना है तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा? यदि सामाजिक विकास करोगे तो क्या करना है? सांस्कृतिक विकास की जरूरत
पड़ेगी। तो सामाजिक विकास किसके संबंध में है? सांस्कृतिक विकास के संबंध में है। अगला लास्ट, संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो बस इसका आंसर हो जाएगा लास्ट। तो आपके जो सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं यहाँ पे हमने हल कर लिए। एक बार फिर से देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन है? हवा, पानी, मिट्टी। पुनर्निर्मित नवीकरणीय कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग क्या है? पुनर्नवीनीकरण संसाधन है। अगला, आर्थिक विकास में कौन सहायक है? रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। अगला, सामाजिक विकास में कौन सहायक है? सांस्कृतिक विकास सामाजिक जीवन में सहायक है। अगला, संसाधन कौन होते हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो जी हमारे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जोड़ियां हैं जी हो गए हैं। अब आइए हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हम देखेंगे। तो पहला है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो आपको बताना है जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर आपका होगा ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील। ब्राजील। और ब्राजील में क्या है? ब्राजील का जो शहर है, ब्राजील के शहर कौन से हैं? रियो, रियो डी जेनेरो। कौन से? रियो डी जेनेरो। कौन से? रियो डी जेनेरो। जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो कौन है? रियो डी जेनेरो। कहाँ पे है ये शहर? ब्राजील में। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। याद रखना है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। आइए अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कितनी बार पढ़े हम? कितनी बार पढ़े हम कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार की, जैव और अजैव। यहाँ पे फिर से उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की? दो प्रकार की, जैव और अजैव। आइए अगला देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो आपको बताना है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाएंगे। तो ये अपना है 33% भूभाग के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% भाग पर वन होना चाहिए। जी हम वन लाइनर में सभी क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो आप उनको पहले याद रखें बहुत ही अच्छे से। आइए आगे देखते हैं हम। अधिक वर्षा से निच्छालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं। किसका होता है? लेटेराइट का। किसका होता है? लेटेराइट का। लेटेराइट का निर्माण होता है। किसका? लेटेराइट का निर्माण होता है। अगला, के भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र? भैया मैदान 43%। अभी ऊपर पड़ा है मैदान कितना? 43%। अब क्या है? अब आ गया है पर्वत। तो पर्वत कितने क्षेत्र पे होगा? पर्वत होगा भाई 30% भाग पर। कितने प्रतिशत? 30% पे कौन है? पर्वत है। 43% पे कौन है? मैदान है। अब बचा कौन? पठार। तो जितना बचा वो क्या है? पठार। अब घटा के देख लें। अगला, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? जो महाराष्ट्र में पाई जाती होगी, जिसमें कपास सबसे ज्यादा होता होगा, वो कौन है? जो रेगर मृदा भी कहलाती है। तो हमने आपको बता दिया है कि रेगर मृदा कहलाती है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, वही है इसका आंसर। तो आप बताएं अब इसका आंसर क्या है? भैया इसका आंसर होगा काली मृदा। कौन सा? काली मृदा। इसका आंसर होगा कौन सा? काली मृदा। आइए अगला, काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? लो, अभी हमने इसके सभी नाम आपको बता दिए हैं कि काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे रेगुर मृदा। कौन सी? रेगुर मृदा को काली मृदा कहते हैं। रेगुर मृदा। रेगुर मृदा को क्या कहते हैं? काली मृदा भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं हम।
भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 कितना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। हाँ, तो अब हमारे जो अति के ऑप्शन क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी हमारे एक शब्द वाले हो गए हैं। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर के लिए आपको हम यहाँ पे आंसर शीट भी उपलब्ध कराएंगे, तो आप देखते रहें। पहला क्वेश्चन है हमारा, संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय बताइए। हमें किसका संरक्षण करना है? हमें संसाधनों का संरक्षण करना है। किसका संरक्षण करेंगे? हम संसाधनों का संरक्षण करेंगे। तो हम संसाधनों के संरक्षण में क्या करेंगे? आइए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है हमारा कि संसाधनों के संरक्षण के उपयोग के उपाय जो है, पहला है भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचाने के लिए, एक ये हो गया। दूसरा, विकास की अनाधुन दौड़ से बचाए जाएं। तो संसाधन संरक्षण के कोई दो उपाय क्या हैं? पहला है भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें, एक तो ये है। दूसरा है विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। तो ये दो विकास के संसाधनों के संरक्षण के क्या हो गए? दो उपाय हो गए। आइए अगला क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण के दो उपाय, दो कारण बताइए। भूमि निम्नीकरण किससे हो रहा है? तो भूमि निम्नीकरण जो हो रहा है वो वनों का अत्यधिक विनाश है, इस वजह से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और दूसरा, अत्यधिक खनन कार्य से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनन ज्यादा हो रहा है तो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, और वनों की कटाई ज्यादा हो रही है तो भूमि निम्नीकरण हो रही है। तो समझ गए भूमि निम्नीकरण कैसे होता है? तो वनों की अत्यधिक विनाश से और अत्यधिक खनन कार्य से। अगला, मैदा के संरक्षण के कोई दो उपाय बताइए। बिल्कुल सरल है। यदि मैदा का हमें संरक्षण करना है तो हम पहला क्या करेंगे? पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, और दूसरा का है वृक्षारोपण करना, पशुओं की चराई पर नियंत्रित करना। ये कैसे हैं? मृदा संरक्षण के उपाय हैं। क्या? वृक्षारोपण करना और पशुओं की चराई पर नियंत्रित करना, और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा की दो विशेषताएं बताइए। तो काली मृदा किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त है। तो दो विशेषताओं में हो गई, यह कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। और दूसरा, इसमें पाया क्या जाता है, आप बताएं। काली मृदा में क्या क्या पाया जाएगा? तो काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना के तत्व पाए जाते हैं। तो क्या क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने के तत्व पाए जाते हैं। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में। अगला, लेटेराइट मैदा की कोई दो विशेषताएं बताइए। किसकी? लेटेराइट की तो पहली है, यह मैदा अम्लीय होती है। कैसी है? अम्लीय प्रकृति की है। तो लेटेराइट जो मृदा है वो अम्लीय प्रकृति की है। और दूसरा है, यह मैदा अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है। तो यह कहाँ? यह मृदा अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है। आइए आगे है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई दो समस्याएं बताइए। तो संसाधनों के अति दोहन से दो समस्याएं जो हैं वो है प्राकृतिक संतुलन की हानि, और दूसरा है संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। आइए अगला है, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास क्या है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना ना करे, की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यही क्या है? यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला, मृदा अपैदन किसे कहते हैं? तो बहते हुए जल, पवन, हिमानी द्वारा मृदा की कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपैदन कहते हैं।
आगे समोच्च जुताई क्या है? तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने के ढाल के साथ जल बहाव की गति घट जाती है से समोच्च जुताई कहते हैं। क्या हो जाता है? समोच्च जुताई क्या है? तो समोच्च जुताई जो है वो है ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कैसी हो जाती है? घट जाती है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं। अगला संसाधन से क्या आशय है? तो क्या है? आप बताएं संसाधन किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। तो इस संबंध के हमारे सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आज के इस वीडियो हम आपका समापन हमारा जो समापन है वो यहीं पे होगा, क्योंकि इसमें से हमने जो आपके रिमेडियल किताब है उसके हमने आपको सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा दिए हैं और हमने आपके सभी अति लघुत्तीय क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे फिर से एक नए जोश और ताजगी के साथ मिलेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी नए जोश के साथ हमसे अगले वीडियो में मिलेंगे और हम अगले अध्याय की तैयारी बहुत ही अच्छी इसी प्रकार से करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।